Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well and preparing sincerely for your exams. Today we are starting chapter 1 of this book, and all we are going to discuss about this chapter, evolution of India's foreign policy. I know your exams are very close, and just looking at the thickness of the book and the length of the chapters might be making you panic, but don't worry, I am here to help you cover this chapter quickly and effectively. And don't worry, मैं हिंदी में ही समझाऊंगी. But yeah, one small request from you that you don't have to keep following every line in the book. बस अपने कान को खोल लो और listen carefully to what I am about to explain. I will break everything down in simple way, and you only need to focus on understanding and remembering the important concepts. And don't worry, I'm not going to skip anything important from the book. All the key points, concept, एग्ज़ाम रेलिवेंट जितने भी चीज़ें रहेगी इस चैप्टर से मैं सारे कवर करा दूंगी. तो रिलैक्स करो और सिर्फ मेरी बातों को सुनो और समझने की कोशिश करो. ओके क्योंकि चैप्टर का लेंथ बहुत बड़ा है और एग्ज़ाम बहुत पास है. अगर आप एक एक लाइन करने जाओगे तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा. ओके तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज़ कि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं आपको एक एक पॉइंट या बुक में हाईलाइट कर सकूँ डिटेल, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि कान खोल के सुनने का. ओके गाइज, चलो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को डिटेल में समझने से पहले सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि फॉरेन पॉलिसी एक्चुअली होती क्या है. सिंपल वर्ड्स में फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्रीज़ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने रिलेशन कैसे मेंटेन करती है और इंटरैक्ट करती है. ओके आज के इंटरकनेक्टेड ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में कोई भी कंट्री कंप्लीटली आइसोलेटेड नहीं रह सकती. हर नेशन को ट्रेड, सिक्योरिटी, डिप्लोमा, टेक्नोलॉजी या इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के लिए एक दूसरे कंट्री के साथ इंगेज करना पड़ता है और इंडिया भी इसमें एक्सेप्शन नहीं है. एक्चुअली इंडिया ने हमेशा खुद को ग्लोबल अफेयर्स का एक अफेक्टिव एक एक्टिव पार्टिसिपेंट माना है. बिकॉज़ इंडिया की पॉपुलेशन हमेशा से बहुत ज़्यादा रही है, वास्ट टेरिटरीज़ हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी है और दुनिया के कई रीजन के साथ हिस्टोरिक कनेक्शन की वजह से इंडिया का जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है. ओके साथ ही इंडिया की स्ट्रेटिजिक जोग्राफिकल लोकेशन जो है, इंडिया की जो लोकेशन है उसका भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया की उसे एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाने में. नाउ स्पेशली एशिया और अफ्रीका के काफ़ी कंट्रीज़ को अक्सर इंडिया के एक्सपेक्टेशन रही है कि इंडिया उनके कंसर्न्स को रेस करे और ग्लोबल इश्यूज़ पर लीडरशिप प्रोवाइड करे. ओके ये है, आपको मैंने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी. नाउ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इस इंट्रोडक्शन में है क्या क्या. ओके देखो 1932 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक फॉरेन पॉलिसी डिपार्टमेंट का इस्टेब्लिश किया. ओके कब किया? 1932 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक फॉरेन पॉलिसी डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया. किसके चेयरमैनशिप के अंडर? जवाहरलाल नेहरू और राम मनोहर लोहिया उनके सेक्रेटरी थे. ये क्लियरली शो करता है, देखो 1932 इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट के पहले है. तो ये क्लियरली शो करता है कि इंडिया की जो लीडर्स हैं इंडिपेंडेंस के पहले ही इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में सोचना शुरू कर चुके थे. अब अगर हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के एवोल्यूशन को देखें तो ब्रॉडली इसे मेजर फ्रेजेस में डिवाइड किया जा सकता है. ओके पहला फ्रेज जो होता है वो होता है इंडिपेंडेंस के इनिशियल ईयर का, स्पेशली जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप के अंडर. इस पीरियड में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी काफ़ी हद तक आइडियलिज्म से इन्फ्लुएंस थी, जैसे वर्ल्ड पीस, एंटी कॉलोनलिज्म, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और ह्यूमैनिटी का वेलफेयर करना. इन सब चीज़ों की आइडियलिस्ट सोच थी. ओके तो इंडिया का एम था कि एशिया और अफ्रीका के नए इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ को सपोर्ट किया जाए और ग्लोबल अफेयर्स में एक रिस्पॉन्सिबल वॉइस इमर्ज किया जाए. इसी वजह से इस फ्रेज़ की फॉरेन पॉलिसी के बारे
बातों को क्या कहा जाता है, आइडियलिस्टिक कहा जाता है। कई सिचुएशन में इंडिया ने सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट पर फोकस नहीं किया, बल्कि ब्रॉडर इंटरनेशनल कंसर्न्स और मॉरल प्रिंसिपल्स को भी इम्पोर्टेंट दी हैं। ओके, और इसको और अच्छे से समझने के लिए टाइम का इंटरनेशनल सिचुएशन याद रखना ज़रूरी है। ये कब हुआ था? पहला फ्रेज, अंडर लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ओके, नाउ ये टाइम क्यों इम्पोर्टेंट था? क्योंकि उसके पहले ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया एक नए फ्रेज में एंटर हुई, जिससे कोल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है। इस पीरियड में दो मेजर सुपर पावर्स एमर्ज हुए, यूएसए और सोवियत यूनियन। दोनों ने अपने अपने मिलिट्री और पॉलिटिकल ब्लॉक्स बनाए और काफ़ी कंट्रीज़ पर प्रेशर था कि वो किसी एक साइड ज्वाइन करें। लेकिन इंडिया ने एक अलग पाथ चूज़ किया। उसका पाथ का नाम क्या था? आई होप यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट, एंड दैट वॉज नॉन अलाइनमेंट। इंडिया ने किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन करने से मना कर दिया, उसके वजह नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी अडॉप्ट की। इसका सिंपल मतलब था कि इंडिया अपने फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस में इंडिपेंडेंट रहेगा और किसी भी सुपर पावर के मिलिट्री अलायंस का पार्ट नहीं बनेगा। लेकिन फॉरेन पॉलिसी सिर्फ आइडियल्स से शेप नहीं होती, इस पर सिक्योरिटी कंसर्न, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और चेंजिंग इंटरनेशनल सर्कमस्टांसेस का भी काफ़ी इम्पैक्ट होता है। अगर ये बात नेहरू के बाद और क्लियरली विजिबल होती है। देखो, धीरे धीरे जब नेहरू का पीरियड एंड होता है तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो आई वाज सेइंग कि ग्रेजुअली इंडिया ने जो अपनी आइडियलिस्टिक अप्रोच थी उसे प्रैक्टिकल रियलिटीज़ और नेशनल इंटरेस्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू किया। फॉरेन पॉलिसी डिसीजन अब सिर्फ और सिर्फ मॉरल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड नहीं थी, बल्कि स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन पर भी डिपेंड करने लगी। इस शिफ्ट का एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है 1971 का इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस। हाईलाइट इट इन योर बुक इफ़ यू वांट, अपने दिमाग में हाईलाइट कर लो। देखो, 1971 का इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। ऑफिशियली इंडिया नॉन अलाइनमेंट को सपोर्ट करता था, लेकिन इस ट्रीटी ने इंडिया को सोवियत यूनियन के काफ़ी क्लोज कर दिया। ओके, स्पेशली उस टाइम पर जब रीजनल टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे। ये एग्जाम्पल है जो शो करता है कि कभी कभी नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाते हैं। तो ओवरऑल अगर हम कॉन्क्लूड करें कि इस पूरे इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा, तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का इवोल्यूशन एक ग्रेजुअल शिफ्ट को रिफ्लेक्ट करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ लार्जली idealistic approach in the early years to a more pragmatic interest based approach in later decades. Okay, तो नेशनल इंटरेस्ट तो हमेशा सेम रहेगा, लेकिन उनको प्रोटेक्ट और एडवांस करने के मेथड टाइम के साथ डोमेस्टिक नीड्स और इंटरनेशनल सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहे। चलो, आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन समझ आया हो, और आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छे से याद रखना है, क्योंकि चाहे क्वेश्चन कुछ भी आए एग्ज़ाम में, यू शुड ऐड दैट इंट्रोडक्शन, जिससे आपके आंसर राइटिंग का वेटेज बढ़ता है। चलो, अब जब हम बेसिक इंट्रोडक्शन समझ चुके हैं, तो चलिए अब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की जेनेसिस यानी ओरिजिन को डिस्कस करते हैं। ये इतना बड़ा टॉपिक है आपका, लेकिन आप चिंता मत करो। देखो, यहाँ पर जाके आपका टॉपिक ख़त्म हुआ, तो मैं आपको बस कह रही हूँ, आप मेरी बातों को सुनो कि इसके ओरिजिन से लेकर मैं सब कुछ आपको अच्छे से समझाऊंगी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का ओरिजिन को समझने के लिए हमें ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के पीरियड में वापस जाना पड़ेगा। ओके, उस टाइम इंडिया को अपनी कोई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं थी। इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड जो भी डिसीजन थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेती थी, और नेचुरली वो डिसीजंस ज़्यादा ब्रिटेन के इंटरेस्ट को सर्व करती थी, इंडिया के नहीं। इसी वजह से इंडिया काफ़ी बार इंटरनेशनल इशू में इन्वॉल्व्ड होता था, लेकिन इंडियंस का उन डिसीज़न में ऑलमोस्ट कोई से नहीं था। मतलब उनका कोई से नहीं था, यानी कि कोई बात रखने की ये नहीं थी। नाउ, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो पोजीशन इंडिया के बिहाफ
पढ़ लेती थी वो अक्सर इंडिया की अपनी वैल्यूज़, ट्रेडिशन या वर्ल्ड व्यू को रिफ्लेक्ट नहीं करती थी। ओके, यही सिचुएशन इंडिया के लीडर्स को इनकरेज करती है कि वो इंटरनेशनल अफेयर्स को अपने पर्सपेक्टिव से समझाना शुरू करें। जैसे जैसे फ्रीडम मूवमेंट स्ट्रॉन्गर होता गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस को फील हुआ कि ग्लोबल इश्यूज़ पर अपनी इंडिपेंडेंट पोजीशन लेनी ज़रूरी है। इसीलिए कांग्रेस ने, जो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर इंट्रोडक्शन में बताया, कांग्रेस ने अंडर फॉरेन अफेयर डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया गया जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप के अंडर। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप था क्योंकि पहली बार इंडियन लीडर्स जो थे कॉलोनियल गवर्नमेंट से अलग होकर इंटरनेशनल मैटर्स पर अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर रहे थे। जैसे जैसे इंडिया का नेशनल मूवमेंट एक्सपैंड हुआ और इंडियन लीडर्स का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ा, वैसे वैसे इंटरनेशनल अफेयर्स में इंडिया का रोल भी इंक्रीज़ होने लगा। इसका एक एग्जाम्पल था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन से रिलेटेड डिस्कशन में इंडिया का पार्टिसिपेशन। ये एक एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी है। नाउ एक मेजर टर्निंग पॉइंट आता है 1946 में, जब जवाहरलाल नेहरू इंटरिम गवर्नमेंट के हेड होते हैं। इसी स्टेज पर इंडिया के फ्यूचर फॉरेन पॉलिसी को लेकर उनका विजन और क्लियर हो गया। नेहरू का मानना था कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी सिर्फ नैरो नेशनल इंटरेस्ट तक लिमिटेड नहीं हो सकती, कि सिर्फ हम अपने कंट्री के बारे में नहीं सोच सकते, बल्कि उससे लार्जर ग्लोबल कॉज को भी सपोर्ट करना चाहिए, जैसे कोलोनलिज्म का एंड होना चाहिए। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि उनके व्यूज़ में क्या क्या आते थे, जैसे कि कोलोनलिज्म का एंड फर्स्ट, सेकेंड इज़ इम्पेरियलिज्म और रेसिज्म का अपोजिशन करना, नेशन के बीच पीसफुल कोऑपरेशन, और अफ्रीका के न्यूली एमर्जिंग कंट्रीज़ के साथ सॉलिडेरिटी मतलब होता है बेसिकली एक फ्रेंडशिप की तरह, आप समझ लो। ये आइडियलिस्टिक अप्रोच इंडिपेंडेंस के इनिशियल ईयर में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की एक डिफाइनिंग फीचर बन गई। फॉर एग्जांपल, नेहरू स्ट्रांगली सपोर्ट करते थे कि फ्रेंडली रिलेशन बनाए जाए कंट्रीज़, नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, स्पेशली चाइना के साथ। उनका बिलीव था कि कॉपरेशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के एक पीसफुल रीजनल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सकता है। ओके, लेकिन क्रिटिक्स का मानना है कि कभी कभी ये अप्रोच इंटरनेशनल गुडविल पर ज़रूरत से ज़्यादा फेथ रखती है और पॉलिटिक्स पावर की रियलिटी मतलब वो कुछ अलग ही होती है, क्योंकि बाद में जाके इंडिया और चाइना का वॉर होता है जिसमें इंडिया हार जाती है। ये सब आप बहुत डिटेल में आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हो। ओके, सो डू नॉट वरी। और यही हमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट तक ले आती है, बिल्कुल बिगिनिंग से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी नेशनल इंटरेस्ट और मॉरल आइडियल्स का कॉम्बिनेशन रिफ्लेक्ट करती थी। एक साइड लर्नर जो है इंडिया के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और दूसरी साइड जो है ये बिलीव रखती है कि इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम, पीस और वर्ल्ड लेवल पर सपोर्ट करना। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर एक मेजर इन्फ्लुएंस था इंडियन फ्रीडम मूवमेंट खुद। ओके, अब इसमें क्या इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट रहा है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में, अब ये ध्यान से समझना। देखो, फ्रीडम स्ट्रगल के जो लीडर्स थे ये मानते थे कि इंडिया की ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट फाइट जो है एशिया और अफ्रीका के दूसरे कॉलोनाइज्ड पीपल के स्ट्रगल से कनेक्टेड है। उन्हें लगता था कि जब तक दुनिया के दूसरे पार्ट्स में कोलोनलिज्म और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कंटिन्यू करता रहेगा, तब तक इंडिया की इंडिपेंडेंस और इनकम्प्लीट रहेगी। इसी वजह से इंडिपेंडेंट इंडिया ने नेचुरली एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स और फ्रीडम स्ट्रगल्स को सपोर्ट करना शुरू किया और दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में ले गए। नाउ फ्रीडम मूवमेंट की वैल्यूज़ ने भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को डीपली शेप किया है, जैसे अहिंसा, सत्याग्रह, स्वदेशी जैसे प्रिंसिपल्स इंडियन लीडर्स की थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करती थी। इन वैल्यूज़ ने पीसफुल मेथड, ह्यूमन डिग्निटी के रिस्पेक्ट और इनजस्टिस के अगेंस्ट रेसिस्टेंस को इनकरेज किया है। ओके, नाउ फ्रीडम स्ट्रगल ने अलग अलग रीजन, रिलीजन, लैंग्वेज और सोशल ग्रुप्स के लोगों को एक कॉमन नेशनल कॉज के अंडर यूनाइट भी किया है। इस एग्जाम्पल ने इंडिया की इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, फ्रीडम
सोशल जस्टिस और डेवलपमेंट के कमिटमेंट को और स्ट्रॉन्ग बनाया है, और लेटर ये वैल्यूज़ जो होती हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी को इम्पोर्टेंस गाइडिंग प्रिंसिपल बन जाती है। ओके। महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका के एक्सपीरियंस ने भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। लाइक गांधी जी ने पर्सनली रेसिज्म फेस किया था, राइट। देखो ये वाला को टॉपिक हम कवर कर रहे हैं 2.1, लाइक इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एंड द फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। तो इसमें देखो गांधी जी ने पर्सनली रेसिज्म फेस किया था, राइट। तो और उनकी जो डिस्क्रिमिनेशन को विटनेस किया था, तो स्पेशली इंडियन और दूसरे जो नॉन वाइट कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट, राइट। तो इसी वजह से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का अपोजिशन इंडिया के वर्ल्ड व्यू का एक की एलिमेंट बन गया। जवाहरलाल नेहरू ने भी 1946 में इन्हीं आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट किया जब उन्होंने डिक्लेयर किया कि इंडिया कॉलोनियल पीपल की फ्रीडम को सपोर्ट करता है और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के हर फॉर्म को कम्प्लीटली रिजेक्ट करता है। साथ ही इंडियन लीडर्स ने ये भी साथ ही इंडियन लीडर्स जो है ये भी समझाते हैं कि इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि इंडिया अपने एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल रिलेशन को कम्प्लीटली कट ऑफ कर दें। इंडिया को अपने डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिक असिस्टेंस चाहिए, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए और डिफेंस की कॉपरेशन भी चाहिए, ज़रूरत थी उस टाइम की। इसी रीज़न से नेहरू ने आर्ग्यूमेंट था कि इंडिया को ग्रेट ब्रिटेन जैसे कंट्रीज़ के साथ कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए और कॉमनवेल्थ के साथ एसोसिएटेड रहना चाहिए। उनका बिलीफ ये था कि न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ को अपने आइडियल्स और प्रैक्टिकल नेशनल नीड्स के बीच बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम देखें ना कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की फाउंडेशन 3 चीज़ को इन्फ्लुएंस करती थी। पहला, इंडिया की सिविलाइजेशनल वैल्यू, दूसरा ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का एक्सपीरियंस, और तीसरा इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के आइडियल्स। और इन तीनों चीज़ों ने इन्फ्लुएंस करके बनती है क्या, मतलब जो इम्पैक्ट आता है फॉरेन पॉलिसी क्रिएट होती है, जो फ्रीडम, इक्वालिटी, एंटी कॉलोनलिज्म, रेसिज्म को अपोज करना, पीसफुल कॉपरेशन और नेशनल इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन पर एम्फेसिस करती है। ओके। तो ये जेनेसिस का पहला पार्ट था जो मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया और डिटेल में समझाया। ये एक दूसरा पार्ट और है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज़ वर्ल्ड व्यू। देखो ये एक पेज का इतना बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको जल्दी समझाती हूँ। देखो इस टॉपिक में क्या है, सबसे पहले याद रखिएगा कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का 3 मेन सोर्स है। पहला क्या था, जो मैंने आपको पहले बताया था, इंडिया की सिविलाइजेशनल एंड कल्चरल वैल्यू, दूसरा ब्रिटिश कॉलोनियल रूल्स का जो मैंने बताया, और तीसरा जो उनके जो आइडियल्स थे, लाइक वैल्यूज़ थे, जैसे कि एंटी कॉलोनलिज्म, एंटी रेसिज्म, इक्वालिटी, फ्रीडम, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो चलिए अब देखते हैं कि इस टॉपिक में बेसिकली ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या रोल रहा है इंडिया के वर्ल्ड व्यू को शेप करने में, और इंडियन फॉरेन पॉलिसी की फाउंडेशनल कैसे डेवलप हुई। देखो ब्रिटिश रूल के दौरान पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक चेंजेस आए जिन्होंने इनडायरेक्टली इंडियन नेशनलिज्म की ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन दिया, जैसे रेलवेज़ का इंट्रोडक्शन, पोस्टल सर्विसेज, ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर्स जो है, मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ जो है, और एक कॉमन लीगल सिस्टम। इन सब ने डिफरेंट रीजन्स और कम्युनिटीज़ को एक दूसरे से कनेक्ट करने में हेल्प की, और धीरे धीरे लोग खुद को सिर्फ अपने लोकल रीजन, कास्ट या कम्युनिटी के मेंबर नहीं बल्कि इंडियंस के रूप में देखने लगे। यही ग्रोइंग नेशनल कॉन्शियसनेस आगे चलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस के इमर्जेंस का रीज़न बन जाती है, जो फ्रीडम मूवमेंट के प्रिंसिपल प्लेटफॉर्म बन जाती है। ओके। लेकिन कांग्रेस सिर्फ इंडिया के डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स तक लिमिटेड नहीं थी, वो इंटरनेशनल डेवलपमेंट पर भी क्लोज अटेंशन देती थी। अपने एनुअल सेशंस और रेजोल्यूशन के थ्रू कांग्रेस लीडर्स ने ग्रेजुअली एक ब्रॉडर वर्ल्ड व्यू डेवलप किया रिगार्डिंग इंडिया की प्लेस इन द वर्ल्ड। इसका एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल था महात्मा गांधी का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करना। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है। खिलाफत इशू
जो टर्की का ओटोमन कैलिफ के फ्यूचर से रिलेटेड था, जो क्लियरली एक इंटरनेशनल मैटर था। गांधी जी ने इस इशू को इंडिया के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ लिंक किया। ये बहुत सिग्निफिकेंट था क्योंकि इससे दिखाई देता है कि इंडिया के जो लीडर्स हैं, इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल्स को वाइडर ग्लोबल डेवलपमेंट से कनेक्ट करते हुए देखती है। उनका मानना था कि इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट इंटरनेशनल इश्यूज से आइसोलेटेड नहीं रहना चाहिए, स्पेशली उन इश्यूज से जो दूसरे पीपल जो है और नेशन को अफेक्ट करती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज एज अर्ली इन 1921 में क्या था, कांग्रेस लीडर्स जो थी इंडिपेंडेंट इंडियन फॉरेन पॉलिसी की नीड को डिस्कस करना शुरू कर चुके थे। नया इंडियन नेशनल कांग्रेस के अहमदाबाद सेशन में महात्मा गांधी ने कहा कि इंडिया सेल्फ रूल के लिए स्ट्राइव कर रहा है, तब उससे ये भी डिफ़ाइन करना चाहिए कि बाकी वर्ल्ड के साथ वो किस टाइप का रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं। ये इंडिया का इंटरनेशनल आउटलुक के इवोल्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट स्टेज था। एक और एक और एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगी 1938 का, जो हरिपुर सेशन में हुआ था। उस टाइम इंडिया अभी भी कॉलोनियल रूल के अंडर थी, लेकिन कांग्रेस ने 2 इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए थे जो लेटर इंडियन फॉरेन पॉलिसी का सेंट्रल फीचर बन जाती है। ये प्रिंसिपल था यूनिवर्सल आर्मामेंट एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी। यूनिवर्सल डिसआर्ममेंट का मतलब होता है कि जब सभी नेशंस को वेपन्स का रिडक्शन या एलिमिनेशन कर देना चाहिए ताकि वॉर्स को प्रिवेंट किया जा सके। और कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब होता है कि पीस कंट्रीज़ के कॉपरेशन के थ्रू मेंटेन की जा सके, मतलब शांति कंट्रीज़ के कॉपरेशन के थ्रू मेंटेन की जा सकते। और अगर किसी एक नेशन पर अग्रेशन होता है तो उसे सबका कंसर्न माना जाएगा। ओके, नाउ कांग्रेस का बिलीव था कि लास्टिंग पीस के लिए ये अचीव नहीं हो सकता जब तक कॉलोनियलिज्म, इम्पीरियलिज्म और एक्सप्लॉयटेशन एग्जिस्ट करती है। इसीलिए कॉलोनियल डोमिनेशन के अगेंस्ट स्ट्रगल को सिर्फ एक नेशनल ऑब्जेक्टिव नहीं माना गया, बल्कि ग्लोबल पीस और जस्टिस को कंट्रीब्यूशन के रूप में देखा गया। अब एक और है, जब इंडिया को इंडिपेंडेंट मिली, जब भी ये आइडिया नेशनल पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करता है। 1948 के जयपुर सेशन को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इंडिया की कमिटमेंट को रीअफर्म किया, वर्ल्ड पीस के लिए, सभी नेशंस को फ्रीडम के लिए, रेशियल इक्वालिटी के लिए और कॉलोनियलिज्म और इम्पीरियलिज्म के एंड के लिए। टू बी ऑनेस्ट, इट्स ऑल अबाउट कि क्या क्या किया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, कैसे फॉरेन पॉलिसी अफेक्ट करती है, शेप की करने में, बस इट्स ऑल अबाउट दैट। तो ये प्रिंसिपल वही वैल्यू रिफ्लेक्ट करती है जो फ्रीडम मूवमेंट की ड्यूरिंग डेवलप हुई थी और लेटर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की इम्पॉर्टेंट पिलर बन गई। इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन सिर्फ इंडिपेंडेंस स्ट्रगल लीड नहीं करता, मतलब वहाँ तक ही लिमिटेड नहीं था। डिबेट्स, रेजोल्यूशंस, इंटरनेशनल इश्यूज़ के साथ इंगेजमेंट के थ्रू भी कांग्रेस ने इंडिया के वर्ल्ड व्यू को शेप किया और एक इम्पॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी की इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन की तो ऐसी फॉरेन पॉलिसी जो पीस, एंटी कॉलोनियलिज्म, रेशियल इक्वालिटी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और सभी नेशन को फ्रीडम और रिस्पेक्ट के बेस्ड पे मिलती हैं। ओके, आई होप आपको समझ आ गया हो। इसमें और मैं कंक्लूजन दे सकती थी, लेकिन आई डोंट वांट टू मेक द वीडियो, मतलब अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाए तो मुझसे पूछ लेना कमेंट में, लेकिन आई होप कोई डाउट ना रहे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ 1.3 विच इज़ नेहरू पीरियड। देखो, इस टॉपिक में, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसमें ये नेहरूवियन कंसेंसस भी है और ये भी इतना बड़ा है, देख रहे हो पेज ख़त्म ही नहीं हो रही है। ठीक है, चलो अब इग्नोर द पेजेस एंड जस्ट लिसन टू व्हाट एम आई अबाउट टू से। मैं आपको ये पूरा का पूरा नेहरू पीरियड एक 5 पार्ट में पढ़ा दूँगी। ओके, 5 पार्ट में, इन द सेंस कि दिस नेहरू पीरियड इज़ ओनली अबाउट 5 मेन टॉपिक्स। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। अब देखो, पहला पार्ट तो नेहरू पीरियड के बारे में ये आप पॉइंट याद रखना कि नेहरू
एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। ओके, उन्हें आर्किटेक्ट कहा जाता है। तो चलो पहला पार्ट में मैं आपको ये समझाती हूँ कि जवाहरलाल नेहरू को अक्सर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का आर्किटेक्ट क्यों कहा जाता है। इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर होने के नाते इंडिपेंडेंस के इनिशियल ईयर्स में कंट्री के इंटरनेशनल आउटलुक को डिटरमाइन करने में उनका सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहा है। नेहरू का बिलीव था कि इंडिया को सिर्फ पावर और मिलिट्री स्ट्रेंथ के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि वो चाहते थे कि इंडिया इंटरनेशनल अफेयर्स में पीस, जस्टिस, फ्रीडम और कॉपरेशन की एक स्ट्रॉन्ग वॉइस बने। उनकी फॉरेन पॉलिसी फ्रीडम मूवमेंट की वैल्यूज़ से डीपली इन्फ्लुएंस थी, जैसे एंटी कॉलोनियलिज्म, एंटी इम्पीरियलिज्म, रेशियल इक्वालिटी एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस। ये चीज़ें मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ। साथ ही इंडिया एक बहुत ही डिफ़िकल्ट मोमेंट पर इंडिपेंडेंट हुआ था, राइट्स। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था, लेकिन एक नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका था, दैट वाज कोल्ड वॉर, राइट। दुनिया धीरे धीरे दो राइवल कैंप्स में डिवाइड होती जा रही थी, एक यूनाइटेड स्टेट्स का और दूसरा सोवियत यूनियन। ऐसी सिचुएशन में नेहरू ने एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी क्रिएट की कि बेसिकली उन्होंने एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी क्रिएट करने की कोशिश की जो इंडिया को अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन करने दे और साथ ही साथ ग्रेट पावर्स राइवलरीज में डायरेक्टली इन्वॉल्व होने से बचाए। ओके, दिस इज़ द first part of why he is called the architect of India's foreign policy. Now the second part is about non-alignment. अब देखो, नॉन अलाइनमेंट की बात करें तो नेहरू का इंडियन फॉरेन पॉलिसी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी का डेवलप करने का रहा है। नॉन अलाइनमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हमें कोल्ड वॉर को समझना पड़ेगा। मैंने क्या कहा था, कोल्ड वॉर के दौरान यूएस और सोवियत यूनियन पूरे दुनिया को इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए compete कर रही थी। काफ़ी कंट्रीज़ पर प्रेशर था कि वो इन दोनों कैंप में किसी एक को ज्वाइन करे, लेकिन नेहरू का मानना था कि जो नए इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं उन्हें किसी भी सुपर पावर्स और डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। इसीलिए इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी अडॉप्ट की। नॉन अलाइनमेंट का मतलब न्यूट्रलिटी या आइसोलेशन नहीं होता, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि इंडिया अपने डिसीज़न इंडिपेंडेंटली लेगा, अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और ब्लाइंडली किसी भी ब्लॉक को सपोर्ट नहीं करेगा। इसमें कुछ और लीडर्स भी थे, जैसे इजिप्ट के लीडर गमल अब्देल नशीर, यूगोस्लाविया के लीडर जोसेफ ब्रोज टिटो और इंडोनेशिया के लीडर सुकार्नो जैसे लीडर्स के साथ मिलकर नेहरू ने नॉन अलाइन मूवमेंट की फाउंडेशन स्टैब्लिश की। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का सेंट्रल ऑब्जेक्टिव था कि स्ट्रेटिजिक ऑटोनॉमी को प्रिजर्व करना और डेवलपिंग कंट्रीज़ की फ्रीडम को इंटरनेशनल अफेयर्स से जोड़ना। ओके, now the third part of this Nehru period was the पंचशील। ठीक है, अब देखो पंचशील डॉक्ट्राइन क्या था। नेहरू इरा के दौरान इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। पंचशील का लिटरल मीनिंग होता है 5 प्रिंसिपल्स। ठीक है, नेहरू का बिलीव था कि कंट्रीज़ के बीच पीसफुल रिलेशन तभी मेंटेन किया जा सकता है जब नेशन एक दूसरे के साथ डील करते वक्त कुछ बेसिक प्रिंसिपल का रिस्पेक्ट करे, और ये 5 प्रिंसिपल थे। पहला, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। इसका मतलब ये है कि हर कंट्री को एक दूसरे कंट्री की इंडिपेंडेंस और उनकी बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए। दूसरा था म्यूचुअल नॉन अग्रेशन, यानी कंट्रीज़ को एक दूसरे पर अटैक नहीं करना चाहिए और ना ही थ्रेट देना चाहिए। तीसरा था नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनल मैटर। इसका मतलब था कि किसी भी नेशन को अपने डोमेस्टिक मैटर्स को खुद मैनेज करना चाहिए और फ्रीडम होनी चाहिए किसी और आउटसाइडर के इन्फ्लुएंस पे, और किसी और के कंट्री में इंटरनल मैटर पे इंटरफेयर भी नहीं करना चाहिए। फोर्थ था इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स से रिलेटेड, यानी कंट्रीज़ के बीच रिलेशन इक्वालिटी पर बेस्ड होनी चाहिए, ना कि किसी स्ट्रॉन्गर कंट्री के डोमिनेशन पर। और पांचवा था पीसफुल को एग्जिस्टेंट। इसका मतलब है कि अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम और आइडियोलॉजीज़ होने के बाद भी कंट्रीज़ पीसफुली साथ रह सके।
तो नेहरू स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि ये प्रिंसिपल नेशन के बीच स्टेबिलिटी और ट्रस्ट क्रिएट कर सकता है, स्पेशली नेबरिंग कंट्रीज़ के बीच। चाइना उन कंट्रीज़ में एक अ, चाइना उन कंट्रीज़ में से एक थे जिसके साथ इंडिया ने पंचशील के बेसिस पर रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश की थी। तो 1950 के दौरान इंडिया और चाइना के रिलेशन काफ़ी फ्रेंडली दिख रहे थे और हिंदी चीनी भाई भाई का स्लोगन भी काफ़ी पॉपुलर हो गया था। लेकिन 1962 में सिचुएशन ड्रामेटिकली चेंज हो गई और तब इंडिया और चाइना के बीच वॉर हुई। ये कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के लिए एक मेजर शॉक था और इसने सीरियस क्वेश्चंस रेज किए कि क्या सिर्फ पंचशील प्रिंसिपल्स नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इनफ है, स्पेशली एक ऐसे इंटरनेशनल सिस्टम में जो पावर और सिक्योरिटी कंसर्न से ड्रिवन हो। ओके, नाउ दिस वाज ऑल अबाउट नेहरूज पीरियड, जिसमें मैंने आपको 3 पार्ट ऑलरेडी बता दिए। अबाउट दी आर्किटेक्ट वाला पार्ट, दूसरा था मैंने क्या बताया था, नॉन अलाइनमेंट, और तीसरा पंचशील। ये आपको याद रहना चाहिए। और चौथा है नेहरू कंसेंसस। आपको जब आएगा क्वेश्चन तो आपको अच्छे से डिटेल में लिखना है समझाते हुए। अब देखो नेहरू कंसेंसस क्या था। नेहरू कंसेंसस का मतलब कंसेंसस आई एम सो सॉरी, ये जल्दी जल्दी में मेरी ज़बान फिसल रही है, सो अपॉलॉजी फॉर दैट। बट नेहरूवियन कंसेंसस का मतलब है वो ब्रॉड अग्रीमेंट जो इंडिपेंडेंस के बाद पहले जो 2 डिकेड्स तक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को लेकर एग्जिस्ट करता था। ये कंसेंसस का एक सिंगल आइडिया पर बेस्ड नहीं थी, बल्कि ये एक प्रिंसिपल का कॉम्बिनेशन था जो इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल, गांधी फिलॉसफी और नेहरू के अपने मॉडर्न इंडिया के विजन से एमर्ज हुआ था। ओके, इसमें से कई वैल्यूज़ महात्मा गांधी के वर्ल्ड व्यूज़ से ओरिजिनेट हुई थी। जैसे गांधी जी ने कुछ व्यूज़ दिया था लाइक नॉन वायलेंस में बिलीव करना, रेसिज्म को अपोज करना, कॉलोनियलिज्म को अपोज करना और ह्यूमन डिग्निटी की रिस्पेक्ट करना। और ये गांधी जी के प्रिंसिपल्स, नेहरू के कुछ प्रिंसिपल्स भी है इसमें, जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग, मॉडर्न, डेमोक्रेटिक और इकोनॉमिकली डेवलप इंडिया बनाने का विजन था। तो ये सब प्रिंसिपल को एक्सेप्ट कर रहे थे। इसी के रिज़ल्ट था कि इस पीरियड में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल पर एम्फेसिस करता है कि इन प्रिंसिपल में इंक्लूड था। अब ये आपको ध्यान से रखना है कि इनमें कौन कौन से प्रिंसिपल इंक्लूडेड थे, इसे अच्छे से याद कर लो। देखो, इन प्रिंसिपल्स में इंक्लूड थे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का सपोर्ट, रेसिज्म और अपार्थाइड का अपोजिशन, उसके बाद पीसफुल सेटलमेंट, डिस्प्यूट्स का पीसफुल सेटलमेंट कराना, और सोवर्निटी का रिस्पेक्ट करना, इंटरनेशनल लॉज को स्ट्रेंथन करना, यूनाइटेड नेशन को सपोर्ट करना, कलेक्टिव सिक्योरिटी, डिसआर्ममेंट, राइट, डिप्लोमेसी और नॉन अलाइनमेंट जैसी चीज़ें। नेहरू ने फैसिज्म के राइज को क्लोजली ऑब्जर्व किया और 2 वर्ल्ड्स की डेवस्टेशन को देखा था और कोल्ड वॉर के राइवलरी के एमर्जेंस को भी देखा था। इन एक्सपीरियंस ने के वजह से उन्हें इन्हीं एक्सपीरियंस ने उन्हें ये बिलीव करने पर मजबूर किया कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को मिलिट्री फोर्स के थ्रू नहीं बल्कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू रिजॉल्व करना चाहिए। इसीलिए नेहरूवियन कंसेंसस वर्ल्ड पॉलिटिक्स का एक ऐसा विजन रिप्रेजेंट करता है जो कॉपरेशन, पीसफुल को एग्जिस्टेंस और स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस पर बेस्ड थी। ओके, नाउ नेहरूवियन कंसेंसस में थोड़ा सा आपका एक और एक्स्ट्रा पार्ट है एंड दैट इज़ द डिबेट ऑन नेहरू एंड द एंड ऑफ कंसेंसस। नेहरूवियन कंसेंसस आज भी इंडियन फॉरेन पॉलिसी के स्टडी में सबसे ज़्यादा डिबेटेड सब्जेक्ट में से एक मानी जाती है। नेहरू के सपोर्टर्स का मानना है कि उनकी पॉलिसी एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए प्रैक्टिकल भी थी और नेसेसरी भी। वो पॉइंट आउट करते हैं कि उस टाइम इंडिया के पास किसी मेजर पावर जैसी मिलिट्री और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं थी। इसीलिए इंडिया को एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी की ज़रूरत थी जो उनके इंडिपेंडेंस और करे और साथ ही साथ कोल्ड वॉर की राइवलरी में डायरेक्ट इंटैंगल होने से बचाए। इस व्यू के अकॉर्डिंग नॉन अलाइनमेंट ने इंडिया को अलाउ किया कि वो यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन दोनों के साथ रिलेशन मेंटेन कर सके
बिना किसी एक साइड पर डिपेंडेंट हुए। इंडिया के डिफरेंट कंट्रीज़ से इकोनॉमिक असिस्टेंस लेने में सक्सेसफुल रहा और साथ ही अपने डिसीजन मेकिंग फ्रीडम को प्रिजर्व कर सका। सपोर्टर्स ये भी आर्ग्यू करते हैं कि नॉन अलाइनमेंट इंडिया को डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच लीडरशिप रोल दिलाया और इंटरनेशनल डिबेट्स जैसे कि कोलोनलिज्म, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और ग्लोबल जस्टिस में इन्फ्लुएंस करने का मौका दिया। लेकिन क्रिटिक्स भी है साथ ही साथ, तो क्रिटिक्स के भी कुछ असेसमेंट है जो आपको याद रखने हैं। उनका मानना था कि नेहरू की फॉरेन पॉलिसी ज़रूरत से ज़्यादा आइडियलिस्टिक थी और कई बार पावर पॉलिटिक्स की रियलिटीज़ को प्रॉपरली अकाउंट नहीं कर पाई। सबसे स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप को लेकर आती है। क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग नेहरू ने गुडविल और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया और इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी कंसर्न्स को नेगलेक्ट किया। उनके हिसाब से इसी वजह से 1962 के सिनो इंडियन वॉर में इंडियन को मिलिट्री डिफीट फेस करनी पड़े। इसीलिए आज भी स्कॉलर्स के बीच ये डिबेट कंटिन्यू करती रहती है कि नेहरू को प्राइमरी एक आइडियलिस्टिक माना जाता है जो मॉरल प्रिंसिपल से गाइडेड थे, या एक रियलिस्टिक जो डिफ़िकल्ट इंटरनेशनल सर्कमस्टांसेस में इंडिया के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। 1970s तक आते आते इंडिया के इंटरनेशनल सिस्टम्स दोनों काफ़ी सिग्निफिकेंटली चेंज हो चुके थे। कोल्ड वॉर और इंटेंस हो चुका था, न्यूक्लियर वेपन्स ने ग्लोबल पॉलिटिक्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया था और इंडिया की अपनी कैपेबिलिटीज़ भी काफ़ी ग्रो करने लगी थी। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने फॉरेन पॉलिसीज़ में एक ज़्यादा प्रैग्मेटिक अप्रोच अडॉप्ट किया। मॉरल लीडरशिप और डिप्लोमेटिक परसुएशन के पर प्राइमरी डिपेंड करने की वजह उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स लाइक इंटरेस्ट पर ज़्यादा डायरेक्ट फोकस किया। ओके, तो ये सब अब हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। Okay, so the next topic is about India's foreign policy during Cold War. बाय द वे मैं ये चैप्टर ना दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मैंने फ़र्स्ट पार्ट इसका जब रिकॉर्ड किया था ना, तो वो फर्स्ट पार्ट उसका इंट्रोडक्शन एंड ओरिजिन ही मैंने इतना लंबा रिकॉर्ड कर दिया था, इतना एक्सप्लेन कर दिया था कि टाइम ही नहीं, लाइक 40 मिनट्स तो बस उतना ही था। लेकिन इसमें कम से कम नेहरू वाला टॉपिक भी कवर हो गया। बट डोंट वरी, चलो अब इंडिया फॉरेन पॉलिसी ड्यूरिंग कोल्ड वॉर भी रिकॉर्ड करती हूँ। आई होप कि ज़्यादा लंबा ना हो। एक सेकेंड। ओके, आपको एक गुड न्यूज़ दे देती हूँ। ये टॉपिक एक्चुअली नेहरू वाले टॉपिक से काफ़ी इजी है। बेसिकली इस टॉपिक में 4-5 प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ले जा रहे हैं, ठीक है। नेहरू के बाद कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसे चेंज हुई, बस इतना ही आंसर देती है ये पूरा का पूरा बड़ा सा आपका टॉपिक। ओके, लेकिन आप बस कान खोल के सुनो मेरी बात। देखो, पिछले सेक्शन में हमने नेहरू के ईरा के दौरान इंडियन फॉरेन पॉलिसी की फाउंडेशन को एग्जामिन किया। क्या क्या थे उसमें? हमने देखा कि कैसे नॉन अलाइनमेंट, पंचशील, एंटी कोलोनियलिज्म और पीसफुल को एग्जिस्टेंस जैसे प्रिंसिपल ने इंडिया के इंटरनेशनल आउटलुक को शेप किया। लेकिन फॉरेन पॉलिसी जो है स्टैटिस्टिक नहीं होती, ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सर्कमस्टांसेस के चेंज होने के साथ इवॉल्व करते रहती है। इसीलिए इस सेक्शन में हम नेहरू की डेथ के बाद कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के इवोल्यूशन को एग्जामिन करेंगे। इस पीरियड में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के प्राइम मिनिस्टर्स के लीडरशिप में मतलब अलग अलग प्राइम मिनिस्टर ने कैसे डील किया। ओके, जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री जी और इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह और राजीव गांधी के टाइम पीरियड के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने कैसे डील किया और फॉरेन पॉलिसी कैसे इवॉल्व हुई। ओके, दैट्स इट इज़ ऑल अबाउट दैट। देखो, सबसे पहले तो लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बात करते हैं। देखो, तो 1965 के वॉर के बारे में तो आपने जानते ही होंगे। चलो 1964 से स्टार्ट करते हैं। जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद 1964 में लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बने। उनके टेन्योर कंपैरेटिवली शॉर्ट थी, लेकिन ये इंडिया की पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट क्राइसिस में एक बहुत बड़ा मार्क था। 1962 में
चाइना के साथ वॉर में इंडिया की डिफीट हुई। ऑब्जर्वर्स स्पेशली पाकिस्तान भी ये बिलीव करने लगे थे कि इंडिया मिलिट्रीली वीक हो चुकी है। इसी परसेप्शन के साथ पाकिस्तान को इंडिया के टूवर्ड्स एक ज़्यादा अग्रेसिव पोस्चर अडॉप्ट करने के लिए इनकरेज किया। आखिरकार टेंशन एस्केलेट होते होते 1965 में इंडो पाकिस्तान वॉर तक पहुंच गई। इस डिफ़िकल्ट पीरियड के दौरान शास्त्री ने एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दिखाई और इंडियन आर्म्ड फोर्स के मोरल सक्सेसफुली बूस्ट किया। उनकी लीडरशिप में इंडिया ने पाकिस्तान के एग्रेशन का इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स दिया और इस कॉन्फ्लिक्ट से इन्हांस्ड कॉन्फिडेंस के साथ बाहर निकले। वॉर के बाद पीसफुल नेगोशिएशन ताशकांत में सोवियत मीडिएशन के थ्रू अंडर होल्ड हुई। बस बेसिकली वो वॉर को एक जगह रोकने के लिए ताशकांत में एक मीटिंग हुई जहाँ सोवियत यूनियन जो था मीडिएटर की तरह बात करता है, मिडिल पार्ट बनता है कि चलो अब वॉर रोक दिया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ताशकेंट डिक्लेरेशन जो साइन होता है, कुछ ही टाइम के बाद लाल बहादुर शास्त्री का उज्बेकिस्तान में ही डेथ हो जाती है। ओके ना उनका टेन्योर शॉर्ट था, लेकिन शास्त्री जी को आज भी उनकी काम लीडरशिप और इंडिया के एक मेजर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के दौरान गाइडेंस के लिए याद किया जाता है। नाउ पार्ट 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ अबाउट द इंदिरा गांधी। ठीक है, अब देखो उन्होंने क्या क्या किया था। इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक मेजर टर्निंग पॉइंट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के टेन्योर के दौरान आता है। इनिशियली इंदिरा गांधी ने नेहरू ईरा में इस्टेब्लिश हुई काफ़ी फॉरेन पॉलिसी ट्रेडिशन को कंटिन्यू किया, लेकिन चेंजिंग इंटरनेशनल सर्कमस्टांसेस ने जल्दी ही उन्हें ये कन्विंस कर दिया कि एक ज़्यादा प्रैग्मेटिक अप्रोच की ज़रूरत है। सबसे सिग्निफिकेंट चैलेंजेस में से एक था ईस्ट पाकिस्तानी के पॉलिटिकल क्राइसिस से इमर्ज हुआ, जो लेटर बांग्लादेश बनता है। इस सिचुएशन में इंडिया के लिए मेजर सिक्योरिटी और ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न क्रिएट करती है। साथ ही इंडिया और यूनाइटेड नेशन के रिलेशन भी उस टाइम पर्टिकुलरली वार्म नहीं थे, मतलब उतना अच्छा नहीं चल रहा था यूएस के साथ रिलेशन। ओके, इंडिया ने निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन को अक्सर पाकिस्तान के टूवर्ड्स ज़्यादा सिंपैथेटिक माना जाता है। जो इन सर्कमस्टांसेस ने इंदिरा गांधी ने सोवियत यूनियन के साथ इंडिया के रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने का डिसीज़न लिया। इसी से रिज़ल्ट होता है 1971 में इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन की साइनिंग, जो मैंने आपको एट द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में भी, इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि कैसे धीरे धीरे इंडिया का जो टिल्ट होता है सोवियत यूनियन की तरफ होने लगता है डिस्पाइट बीइंग इन नॉन अलाइनमेंट। तो ऑफिशियली इंडिया क्या फॉलो कर रही थी? नॉन अलाइनमेंट टू सपोर्ट कर रही थी, लेकिन ये ट्रीटी नॉन अलाइनमेंट की स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन से एक सिग्निफिकेंट डिपार्चर थी जो रिप्रेजेंट कर रही थी। लेकिन इसने ये शो किया कि कभी कभी नेशनल सिक्योरिटी कंसिडरेशन आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। इस ट्रीटी के बेनिफिट 1971 के इंडो पाकिस्तानी वॉर के दौरान क्लियरली विजिबल हुई। सोवियत यूनियन ने इंडिया को डिप्लोमेटिकली सपोर्ट किया, इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी सपोर्ट किया। ये वॉर इवेंचुअली बांग्लादेश के क्रिएशन तक लीड हुई और जो कोल्ड वॉर के दौरान इंडियन फॉरेन पॉलिसी का सबसे सिग्निफिकेंट अचीवमेंट में से एक मानी जाती है। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के साथ इशू रिजॉल्व करने की भी कोशिश की थ्रू शिमला अग्रीमेंट ऑफ 1972। इस अग्रीमेंट ने बायलैटरल नेगोशिएशन पर एम्फेसाइज किया और दोनों कंट्रीज़ ने डिस्प्यूट्स में, स्पेशली कश्मीर इशू, इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट को रिड्यूस करने की कोशिश की। एक और लैंडमार्क डिसीजन 1974 में आया जब इंडिया ने पोखरन में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया। पोखरन टेस्ट ने इंडिया की ग्रोइंग टेक्नोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज़ को सिग्नल किया कि ये डेमोस्ट्रेट किया कि इंडिया अपनी इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी पॉलिसी को परस्यू करने के लिए रेडी था। इसी लिए स्कॉलर्स इंदिरा गांधी के टेन्योर को वो पीरियड मानते हैं जहां इंडियन फॉरेन पॉलिसी डिसाइसिवली नेहरूवियन आइडियलिज्म से मूव होके एक ज़्यादा रियलिस्टिक और नेशनल
इंटरेस्ट ड्रिवन अप्रोच की तरफ चली गई। नाउ दो देखो, अभी तक हम लोगों ने कोल्ड वॉर के अंदर क्या क्या दो प्राइम मिनिस्टर्स को कवर किया, शास्त्री जी एंड इंदिरा गांधी। थर्ड वॉज मोरारजी देसाई एंड चरण सिंह, और ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी पावर में आती है, पहले मोरारजी देसाई के अंडर और बाद में चरण सिंह के अंडर। इन लीडर्स ने इंदिरा गांधी की फॉरेन पॉलिसी के कुछ एस्पेक्ट्स को क्रिटिसाइज़ ज़रूर किया, लेकिन उन्होंने कोई मेजर चेंजेस इंट्रोड्यूस नहीं किए। इंडिया ने सोवियत यूनियन के साथ अपना क्लोज रिलेशन मेंटेन कंटिन्यू रखा और ऑफिशियली नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को भी फॉलो करते रहे। इसीलिए गवर्नमेंट चेंज होने के बावजूद इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की ओवरऑल डायरेक्शन इस पीरियड में लार्जली अनचेंज्ड ही रही। फोर्थ था हमारा राजीव गांधी एंड रीजनल इंटरवेंशन। अब देखो, 1984 में इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद राजीव गांधी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने। राजीव गांधी ने इंडिया को मॉडर्नाइज करने की कोशिश की और उन्होंने इंडिया के अंदर और नेबरिंग रीजन में लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट दिखाया। डोमेस्टिक लेवल पर उनकी गवर्नमेंट इम्पोर्टेंट पीस अग्रीमेंट से एसोसिएटेड थी, जैसे आसाम अकॉर्ड, मीज़ो अकॉर्ड, पंजाब में जो राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड चल रहा था। लेकिन फॉरेन पॉलिसी में उनका सबसे सिग्निफिकेंट और कंट्रोवर्शियल डिसीजन रहा है श्रीलंका से रिलेटेड। 1980 के दौरान श्रीलंका एक वायलेंट एथनिक कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रही थी। ये कॉन्फ्लिक्ट श्रीलंकन गवर्नमेंट और तमिल मिलिटेंट ग्रुप के बीच था, स्पेशली लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम यानी LTTE के साथ। पीस को प्रमोट करने की कोशिश करने में इंडिया और श्रीलंका ने 1987 में इंडो श्रीलंका अकॉर्ड साइन किया। इस अग्रीमेंट के पार्ट के रूप में इंडिया ने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स डिप्लॉय की, जिसे कॉमनली IPKF कहा गया, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के नाम से जाना जाता है। तो इंडिया के अर्लियर अप्रोच का एक सिग्निफिकेंट डिपार्चर था, क्योंकि पहली बार इंडिया ने अपनी मिलिट्री फोर्सेस को डायरेक्टली एक नेबरिंग कंट्रीज़ के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में भेजा। लेकिन ये मिशन जल्दी ही कंट्रोवर्शियल बन गया, क्योंकि सिर्फ पीस कीपर्स की तरह एक्ट करने के बजाय जो इंडियन फोर्सेस तमिल मिलिटेंट ग्रुप्स थे वो डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन में इन्वॉल्व हो गई। ये ऑपरेशन पॉलिटिकली और मिलिट्री दोनों टर्म्स में ही बहुत कॉस्टली प्रूव होता है। काफ़ी इंडियन सोल्जर अपनी जान गंवा देते हैं और मिशन अपने ऑब्जेक्टिव को फुली अचीव नहीं कर पाता। इसी पॉलिसी के कॉन्सिक्वेंस में इंडियन फोर्सेस के विड्रॉल के बाद भी काफ़ी लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू रहा। राजीव गांधी खुद 1991 में LTTE से एसोसिएटेड इंडिविजुअल के द्वारा असैसिनेट कर दिए गए। ये इंसिडेंट श्रीलंका कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया की इन्वॉल्वमेंट का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को क्लियरली हाईलाइट करते हैं। ओके, चलो मुझे लगता है यहाँ एंड कर देते हैं इस वीडियो को, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगले टॉपिक्स को कम्प्लीटली कवर करा सकूं, क्योंकि ये टॉपिक कुछ ज़्यादा ही लंबा हो चुका है। अगर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और एक कमेंट छोड़ देना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हो, और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना अगर पसंद आया हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।